टेट, सी-टेट और सुपर टेट जैसे एग्जाम में मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम लर्निंग एक मुख्य विषय होता है और अधिगम के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ से आप चाहे टेट कहीं का भी देते हैं, यूपी टेट, एच टेट, रीट, कहीं का भी टेट देते हैं या सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा में ज़रूर प्रश्न आते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बताएंगे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस टॉपिक में हम आपके साथ किन पहलुओं की चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, जनक हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन प्रवर्तक है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो भी मनोवैज्ञानिक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वह किस देश का है, उसकी पुस्तक का नाम क्या है और उससे संबंधित यदि और कोई विशेष प्रकार का फैक्ट है तो वह भी पूछा जाता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, उनकी चर्चा करेंगे। अन्य नाम, अदर नेम्स। आपके टेट सुपर टेट में जो प्रश्न आते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, इस सिद्धांत को कई नामों से पूछा गया है, उनको सब हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो आया है उसमें प्रयोग, कौन सा प्रयोग हुआ है उसको हम लोग जानेंगे और इस प्रयोग के अंतर्गत ये जो कंडीशनिंग वाली बात है, अनुबंधन वाली बात है, उसको विस्तार से समझेंगे। तत्पश्चात शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत का योगदान क्या है, उसकी बात हम लोग करेंगे। योगदान के साथ साथ कभी कभी इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है, तो थोड़ा सा, यद्यपि आपके टेट एग्जाम में, सुपर टेट में यहाँ से प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी आलोचना के बारे में, इस सिद्धांत की जो आलोचना होती है उसको हम लोग जान लेंगे। और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान में इसके महत्व की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। आपका पहला ही क्वेश्चन बनता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो आपको नाम नोट कर लेना है, आई पी पावलोव। अपने आप में ये प्रश्न बन जाता है, सभी विद्यार्थियों को ये नाम पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। पुस्तक जो है उसका नाम है कंडीशन, लिख लीजिए, एग्जाम में आता है, कंडीशन रेफ्लेक्सेस। और जो दूसरी पुस्तक है उसका भी नाम आप नोट कर लें, लेक्चर्स ऑन कंडीशनड रेफ्लेक्सेस। आईपी पावलोव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है।
आपके जो भी आपने अभी तक अध्ययन किया है, जैसे हॉर्नडाइक है, स्किनर है, हल है, वाटसन है, ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो ये आपको समझना है। पावलोव का संबंध किस देश से है, यह भी थोड़ा सा आपको जानना है। तो आईपी पावलोव हमारे रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। अब यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि जो कंडीशनिंग है सबसे पहले पावलोव ने दिया था, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहा जाता है। तो यह भी आप नोट कर सकते हैं। फादर ऑफ कंडीशनिंग, हिंदी में आप कह सकते हैं अनुबंधन की पिता, अनुबंधन के पिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आपसे अक्सर मनोविज्ञान के प्रश्नों में पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कौन है, एंड सो ऑन, ऐसे जो तमाम प्रश्न बनते हैं उसमें यह पूछा जाता है कि अनुबंधन के पिता कौन है। और इसी थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग के लिए ही इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको लिख सकते, नोबेल प्राइज मिला था। अब यहां पर हम लोग ये जानेंगे कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो वे कौन कौन से नाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं। अन्य नाम, इसको हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी। और इसे एक नाम और हिंदी में इसी का है, जैसे आप जानते हैं कि मूल रूप से इंग्लिश का विषय है, तो इंग्लिश में शब्दों को आप जरूर जानें। और उसका जब हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो इंग्लिश के एक शब्द के लिए हिंदी में कई शब्द प्रयोग होते हैं, इसलिए नाम बदल जाता है। थोड़ा सा उनको आप देख लीजिए, जिसमें किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का संदेह आपको परीक्षा में ना हो। इसको हम अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। यहां जो हमारा कंडीशनिंग शब्द है उसके लिए हम अनुकूलन शब्द का भी प्रयोग करते हैं, अनुबंधन शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसीलिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको हम संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यानी इंग्लिश में आप कह सकते हैं कंडीशन रेफ्लेक्सेस थ्योरी। इसके बाद एक नाम और है, वो है सहज संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत।
इसको हम एक नाम से और जानते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का अनुबंधन सिद्धांत। सीखने का अनुबंधन सिद्धांत। तो इन नामों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा आईपी पावलोव। शास्त्रीय क्लासिकल जो शब्द है इसलिए प्रयोग किया गया कि अधिगम सिद्धांत में जो कंडीशनिंग की बात है वो सबसे पहली बार पावलोव ने दिया था, और इसीलिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसका नाम पड़ जाता है। और इसके अलावा जो चूंकि कंडीशनिंग पर बेस्ड है, अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग। हिंदी में कहते हैं अनुबंधन। तो ये अनुबंधन क्या है, ये अनुकूलन क्या है, इसको समझेंगे। और इसलिए कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी भी इसको कहा जाता है। कंडीशनिंग के लिए अनुबंधन या अनुकूलन दो शब्द होते हैं, इसलिए नाम पड़ जाता है। यह क्रिया बार बार जब भी प्रयोग हुआ, बार बार ये दोहराया जाता है, इसलिए प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कह दिया जाता है, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो जो विभिन्न नाम हमें दिखाई पड़ते हैं वो इंग्लिश का जो हिंदी में ट्रांसलेशन है उससे उसका रिलेशन है। अब इसके बाद हम लोग जो पावलोव ने प्रयोग किया है उसको हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। समझने से पहले, जैसे थॉर्नडाइक का आपने अध्ययन किया है, और इनके सिद्धांत का नाम था SR थ्योरी। जिन छात्रों ने इस सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया है वो उसकी वीडियो भी YouTube पर है, आप उसको वहां से देख सकते हैं, लिंक हम नीचे दे देंगे, आप उसको एक बार जरूर अध्ययन कर लें। SR थ्योरी का इसका पूरा नाम है स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। हिंदी में कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। आप देखेंगे एक प्रयोग होता है जिसमें भूखी बिल्ली होती है और उसके लिए खाना रखा जाता है। मृत मछली होती है, वो भोजन का काम करती है। तो मृत मछली जो है वो उद्दीपक का काम करती है, और जो रिस्पांस करती है वो बिल्ली करती है। तो उसके माध्यम से जो प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिद्धांत था, जैसे बिल्ली और भोजन। अब जो भोजन है वह स्वाभाविक रूप से रखा गया है, नेचुरल है, इसलिए इसको स्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे। और जो बिल्ली है वो रिस्पांस करती है, वो रिस्पांस करती है, यानी वो प्रतिक्रिया करती है भोजन पाने के लिए। इस सिद्धांत को विस्तार से अध्ययन करेंगे, और इसके मध्य जो बॉन्डिंग था उसके माध्यम से अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। अब पावलोव क्या का प्रयोग क्या करते हैं उसको आपको देखना है, उसको देखना है। अब जैसे पावलोव ने जो प्रयोग किया है, एक प्रश्न और आपके टेट एग्जाम के लिए, सुपर टेट एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। उन्होंने जिस पशु पर प्रयोग किया है उसका नाम भी जरूरी हो जाता है, और वो है कुत्ता। पावलोव एक्चुअल में एक फिजियोलॉजिस्ट थे, एक शरीर शास्त्री थे, और उनको पाचन क्रिया पर अध्ययन करना था। और उस संदर्भ में उन्होंने एक कुत्ते को लिया और उसकी स्लाइवा लार ग्रंथियों के अध्ययन के लिए उसको ऑपरेट किया, वहां नली लगाई और एक प्रयोग किया। लेकिन इस प्रयोग के दौरान उन्हें कुछ
कंडीशनिंग की बात पता चली, अनुबंधन की बात पता चली, अनुकूलन की बात पता चली। अब उसको हम लोग समझेंगे वो क्या है, और इसलिए यह सिद्धांत अधिगम के संदर्भ में बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया। जैसे आपने थॉर्नडाइक को देखा कि भोजन था, स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया होगी, बिल्ली है, कुत्ता है, तो उसको स्लाइवा आएगा, लार आएगा। ये पहले हो चुका है। पावलोव ने इसका भी देखा, पहला चरण जो था, यानी इसको आप कह सकते हैं अनुबंधन के पहले, कंडीशनिंग के पहले, आप इसको लिख सकते हैं बिफोर कंडीशनिंग। यानी अनुबंधन के पहले उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो अनुबंधन का सिद्धांत है। तो जो थॉर्नडाइक ने किया वो उन्होंने भी पहले किया। अब जो भोजन है वो स्वाभाविक है, भोजन जो है वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक उद्दीपक है। यदि अभी ये अनुबंधन नहीं हुआ है, इसको आप अनकंडीशनड स्टिमुलस कह सकते हैं, यूसीएस कह सकते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस, उद्दीपक स्वाभाविक है। और ये भी जो रिस्पांस है वो अनकंडीशनड है, यानी भोजन आएगा तो लार तो स्वाभाविक है आएगी। फिर इसके बाद पावलोव ने क्या किया, दूसरे चरण में इन्होंने भोजन के साथ साथ बेल लगा दी, घंटी लगा दी, यानी घंटी बजाई साथ में भोजन रखा, घंटी बजाई साथ में भोजन रखा। तो यहां भी चूंकि भोजन है तो लार आ जाता है, भोजन है, लार आ जाता है। तो यहां भी ये स्वाभाविक बात हो रही है कि बस अब काम क्या हुआ है, काम ये हुआ है कि भोजन के साथ एक और उद्दीपक को जोड़ दिया गया है जो स्वाभाविक नहीं है। घंटी के माध्यम से लार नहीं आ रही है, लार का आना स्वाभाविक है भोजन देख करके। भोजन भी स्वाभाविक उद्दीपक है और लार भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन साथ में घंटी को जोड़ा गया तो घंटी जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है ही नहीं। अब यहां पर इसके बाद क्या करते हैं पावलोव, उसको आपको समझना है बहुत ध्यान से। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि थोड़े समय के बाद उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, तो देखा क्या कि लार आ जाता है। अब यहां पर लार फिर आ गया, घंटी बजाई, पहले यहां पर क्या किया था कि घंटी बजाई, भोजन रखा, लार आ गया। तो ये कंडीशनिंग की स्थिति थी। धीरे धीरे उसको अनुबंधन सिखाया जा रहा है, अधिगम कराया जा रहा है, अनुबंधन हो रहा है। ये बिफोर कंडीशनिंग है, ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग है, और आफ्टर कंडीशनिंग, यानी जब कंडीशनिंग हो जाता है तो इसको आप लिख सकते हैं आफ्टर कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है कि घंटी बजती है और कुत्ते के मुख में लार आ जाती है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर अनकंडीशनड स्टिमुलस था, यानी स्वाभाविक उद्दीपक था, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। लेकिन यहां जो उद्दीपक है वो अस्वाभाविक है। बहुत ध्यान से समझना, आपको थॉर्नडाइक भी समझ में आ जाएंगे, पावलोव भी समझ में आ जाएंगे। अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन जो लार है वह स्वाभाविक है, वह स्वाभाविक है, पहले जैसे आ रहा था वैसे अभी भी है। अब आप यहां पर देखिए कि घंटी बजते ही जैसे पहले आ रहा था लार, वो लार आ जाती है, अभी भी लार आ जाती है। अब यहां पर देखिए कि घंटी बजाते ही लार का आना वास्तव में यही अनुबंधन है, यही कंडीशनिंग है। आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, यही प्रोसेस जो है वो अनुबंधन का प्रोसेस है।
यही अनुबंधन है। अनुबंधन का तात्पर्य ये हुआ कि अस्वाभाविक उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया। थॉर्नडाइक में क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया। पावलोव में क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इसे ही कंडीशनिंग कहा जाता है। शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब यही है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण यदि स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है तो उसे हम शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी में वैसी ही विशेषताएं आ जाती हैं जो भोजन और घंटी के साथ थी, जो भोजन में है, इसे ही अनुबंधन कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया के द्वारा जो अधिगम होता है उसे ही हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पर आपको यह भी जानना है कि यह जो सिद्धांत है उसमें पावलोव ने यह भी प्रयोग किया कि घंटी और भोजन का जो एक साथ लाना है उस पर भी उन्होंने प्रयोग किया। घंटी बजाई, अब घंटी बजाई, भोजन को साथ में रखा, घंटी बजाई, कुछ समय बाद भोजन को रखा, घंटी बजाई, बहुत देर बाद भोजन को रखा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत प्रयोग किया है कि कितने समय में ये कंडीशनिंग की प्रक्रिया होगी, अनुबंधन की प्रक्रिया होगी, इस समय को लेकर भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो यहां पर देखिए, कंडीशनिंग में यानी अनुबंधन में अब जैसे पहले भोजन को और घंटी को पहली स्थिति में साथ साथ उन्होंने रखा, भोजन को और घंटी को साथ साथ रखा। इसको उन्होंने कहा साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। आप लिख सकते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, यानी एक साथ घंटी का बजना, भोजन का आना साइमल्टेनियस है, एक साथ आ रहा है। दूसरी स्थिति में उन्होंने देखा, दूसरी स्थिति में घंटी को बजाया और फिर थोड़े समय बाद भोजन को, इसको कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग। अब इसमें यह देखा गया कि घंटी बजी और उसके थोड़े समय के बाद भोजन का आना, इसमें वह आसानी से और जल्दी अधिगम कर लेता है, यानी घंटी बजाते ही वो लार उसको आ जाती है। यहां पर ये जो टाइम ड्यूरेशन है, कितने समय के बाद भोजन को आना चाहिए, तो उन्होंने जो बताया है आधा से 1 सेकंड के बाद, यानी घंटी बजी और उसके ठीक आधा 1 सेकंड के बाद भोजन आ जाता है, तो ये कंडीशनिंग सबसे बेहतर होती है, सबसे टिकाऊ होती है। इसे विलंब अनुबंधन भी कहते हैं, विलंब अनुबंधन। विलंब अनुबंधन का मतलब ये है कि पहले घंटी बजेगी और उसके ठीक 1 सेकंड के बाद, आधे 1 सेकंड के बाद भोजन आएगा, तो अधिगम ठीक प्रकार से होगा। यह उनका प्रयोग था। आगे भी उन्होंने इसमें और भी ज्यादा प्रयोग किए, जैसे भोजन को रखा और उसके बाद में घंटी बजाई, पहले भोजन दे दिया, बाद में घंटी बजाई। अब इसको कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। तो यहां भी अधिगम नहीं हो पाता है,
अनुकूलन नहीं हो पाता है, इसमें इसको कहते हैं रेस कंडीशनिंग। क्योंकि इसमें भोजन और घंटी के मध्य समय अंतराल ज्यादा था, ज्यादा समय के बाद समय अंतराल किया गया। और चौथा, उन्होंने ऐसा किया कि घंटी बजाई और भोजन को थोड़ा विलंब से दिया, ज्यादा विलंब रखा। यहां भी तो यहां भी कंडीशनिंग हो नहीं पाया। आपको सिर्फ इतनी ही बात अपने टेट एग्जाम के लिए, सुपर टेट एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है कि जो डिलेड कंडीशनिंग है वह अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है, विलंब अनुबंधन वो महत्वपूर्ण है, जिसमें पहले घंटी बजेगी और उसके बाद भोजन आएगा, और जो काल का अंतराल है, समय का अंतराल है, वो आधे से 1 सेकंड तक होना चाहिए, ये बताया। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि कुछ आलोचना होती है इस सिद्धांत की, और आलोचना में पहली बात तो यही कहा गया कि जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो पशुओं के अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी आलोचना थी, पशुओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण। ये एक बड़ी आलोचना थी, तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार की बात कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जटिल समस्या है, कोई जटिल समस्या है, जटिल अवधारणा है, जटिल समस्या के लिए ये उपयोगी नहीं है, ये उपयोगी नहीं है। इस प्रकार की भी आलोचना होती है। यानी अधिगम किसी जटिल मुद्दे को करना है, किसी अवधारणा, कठिन अवधारणा को करना है, तो ये सिद्धांत बहुत कारगर नहीं है, ऐसी इसकी आलोचना होती है। तीसरी जो आलोचना होती है, इसमें जो अधिगम होता है, जो लर्निंग है, वो स्थायी नहीं होती। लर्निंग स्थायी नहीं होती। और चौथी बात जो बताया गया है, इसमें जो अधिगम होता है, लर्निंग प्रोसेस है, वो विशेष परिस्थितियों में ही होता है। इस सिद्धांत में विशेष परिस्थितियों में, और ये जो विशेष परिस्थितियां हैं ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक है। और जबकि अधिगम जो है वो स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है। स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है। तो इस प्रकार की आलोचना यहां होती है इस सिद्धांत की। एक बार जान लेना जरूरी होता है सिद्धांत को समझने के लिए। यद्यपि यहां से कोई डायरेक्ट प्रश्न सामान्य रूप से आपके टेट एग्जाम में और शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य रूप से नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अवधारणा को ठीक प्रकार से समझने के लिए इन बातों को संक्षेप में जानना आवश्यक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में इसका महत्व क्या है। तो पहली बात कि इस सिद्धांत का शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप देखें कि आरंभिक अवस्था में जो विद्यार्थी है या बालक है, उसमें तमाम प्रकार की संवेगात्मक क्रियाएं, इमोशनल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज हम इसी सिद्धांत के माध्यम से सिखा पाते हैं। जैसे अगर बालक में भय है, घृणा है,
प्रेम है, स्नेह है, उसकी आदतों के बारे में, अभिवृत्तियों के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में भी हम बच्चों को इसी सिद्धांत के माध्यम से हम सिखा पाते हैं। एक उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे कोई टीचर है, मान लेते हैं गणित का शिक्षक है, और बच्चे ने गणित में बहुत ध्यान नहीं लगाया, उसको गणित कम समझ में आती है, शिक्षक ने उसके साथ ठीक ठीक व्यवहार नहीं किया, उसको डांट दिया, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि उस बालक के मन में शिक्षक के प्रति प्रेम का भाव न पैदा हो। शिक्षक के प्रति हो सकता है कि उसके बालक में घृणा का भाव पैदा होगा, भय का भाव पैदा होगा, और यह भी हो सकता है कि वह विद्यार्थी, वह बालक गणित विषय में ही रुचि लेना बंद कर दे। एक भय व्याप्त हो जाएगा उस विषय को लेकर के। दूसरी ओर यदि शिक्षक ऐसा करता है कि प्रेम का व्यवहार करता है, स्नेह का व्यवहार करता है, तो वह शिक्षक के प्रति भी सहानुभूति रखेगा, स्नेह का संबंध, स्नेह का भाव पैदा करेगा, और विषय के प्रति भी रुचि रखना शुरू करेगा। आगे आप देखेंगे कि जो भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है, ऑडियो विजुअल जो सामग्री होती है, उसका प्रयोग इसी सिद्धांत के कारण होता है। इसको आप दृश्य श्रव्य सामग्री कह सकते हैं। जैसे बच्चे को सामान्य रूप से पहले वस्तुओं से अवगत कराया जाता है। जैसे बच्चे को कार बतानी है या बच्चे को एप्पल बताना है, उसको सेब पहले हम खिलाते हैं कि बेटा ये एप्पल है, और एप्पल का ज्ञान बच्चे को होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एप्पल बनाते हैं, हम एक एप्पल बना लिया हमने, और उसमें हमने कहा, ए लिखा चार्ट में, और बच्चे को बताया ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। बच्चे को हमने सेब दिखा करके हमने बताया ए को जोड़ा। अब बच्चा तो ये स्वाभाविक उद्दीपक है, इसको तो सेब समझता है, ए को नहीं समझता है। धीरे धीरे हमने क्या किया, सेब को हटा दिया, और बच्चे से हमने पूछा ए फॉर, बच्चे ने कहा एप्पल। इस प्रकार से अधिगम का प्रयोग करते हैं, इस सिद्धांत का शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग करते हैं, तो यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सब इस सिद्धांत के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनकी चर्चा हमने की है, चाहे प्रवर्तक के संदर्भ में जो बातें हमने बताई हैं, अन्य नामों से कौन कौन से नाम जाने जाते हैं, या प्रयोग के बारे में कुत्ते पर प्रयोग है और अनुबंधन क्या है, और शिक्षा मनोविज्ञान में महत्व क्या है, उनको आप पॉइंट वाइज नोट करिए, तैयार करिए, और सभी एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य मिलेंगे।